हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं घटना चक्र समान अध्ययन पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की ये किताब है। और ये किताब जो है बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ यानी वर्ष 2022 के लिए ये मार्केट में आई हुई है। इस बुक के अंदर जो है 1990 से लेकर वर्ष 2022 तक के यूपीएससी से लेकर और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम हुए हैं उसके प्रश्न पत्र को शामिल किया गया है। और ये प्रश्न पत्र जो है पूरे सब्जेक्ट वाइज मोड में शामिल किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राचीन भारत के इतिहास, इसके अंदर जो है टोटल 15 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर टोटल जो है 25 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। और आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर जो है टोटल 55 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। इस पूरे बुक को 28 दिन के अंदर जो है कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है। ये टारगेट उन बच्चों के डिमांड पे रखा गया है जो बच्चे इस बुक को एक बार पढ़ चुके हैं। और ये बच्चे जो हैं कह रहे थे कि सर आप एक छोटा छोटा वीडियो बना दीजिए इस बुक का, ताकि मैं आपके वीडियो से इस बुक का रिवीजन कर सकूं, क्योंकि मैं समय के अभाव में रिवीजन नहीं कर पाता हूं। तो मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं जो इस बुक को एक बार पढ़ चुके हैं। जो बच्चे इस बुक को नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये वीडियो जो है अमृत का काम करेगा। अगर आप इन वीडियो को एक बार देख लेंगे उसके बाद अगर बुक को पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा आपको फ़ायदा महसूस कराएगा। तो अभी जो मैं आपके साथ शुरुआत करने जा रहा हूं वो है आधुनिक भारत के इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास में अगर मैं कहूं तो चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर 49 तक का वीडियो जो है मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा हूं। अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। और ये वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीडियो, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे ऑल ओवर इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम्स हो, आपके एग्ज़ाम्स में जो है ये यहाँ से क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आते हैं। वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा और एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है चैप्टर 50 और चैप्टर 51। तो चैप्टर 50 का है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता, और चैप्टर 51 में है भारत का संवैधानिक विकास। तो ये दो चैप्टर जो है अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और हाँ, अगर अब तक आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ अपने चैनल के ऊपर उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का जो पहला टॉपिक है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। तो चलिए इसके डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, कह रहा है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी। तो यहाँ पे लेबर पार्टी की सरकार थी। यूके के अंदर जो है लेबर पार्टी की सरकार थी जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था। तो आइए हम लोग इसको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ से जो है आपको 2-3 क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा। देखिए, जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिला था यानी स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था उस समय जो है क्लीमेंट एटली जो थे ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे डायरेक्ट कि जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था उस समय जो है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो क्लीमेंट एटली जो थे ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और इनका कार्यकाल आप याद कर लीजिए 1945 से 1951 तक था। इसके दौरान जो है ब्रिटेन में जो है लेबर पार्टी की सत्ता थी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो देखिए यहाँ पे पूछ लिया, जिसमें स्वतंत्रता प्राप्त किया था भारत उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो क्लेमेंट एटली था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। तो ये कब तक। तो देखिए फरवरी 1947 में इन्होंने घोषणा की कि वो जून 1948 तक भारत को छोड़ देगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे। तो ये कब आए थे। तो यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ ये आए थे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बना था। तो ये है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना जो है ये भारतीय स्वतंत्रता का आधार बना था।
माउंटबेटन योजना आधार बना था। माउंटबेटन योजना जो है ये देखिए यहाँ पे, ये सत्ता हस्तांतरण और आपको देश के विभाजन, इस दोनों के लिए था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। यह कब पारित किया गया था? तो जुलाई 1947 में पारित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। ये लागू कब हुआ था, इफेक्टिव कब हुआ था? तो ये 18 जुलाई 1947 से इफेक्टिव हुआ था। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई थी? तो ये है माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई थी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई थी? तो ये हुआ था 3 जून 1947 को। यहाँ पे असर्शन है और रीजन है, कह रहा है कि कौन सा सुमेलित है यानी कौन सा सही है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। अंग्रेज ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान दी थी, तो ये जो है बिल्कुल सही है। और अंग्रेज जो है द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। और इसी के कारण जो है भारत को स्वतंत्रता भी मिला था। यहाँ पे फिर असर्शन और रीजन है, कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुत्ता बनी रही, तो ये बात जो है बिल्कुल गलत है। और स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन की प्रभुसत्ता शासक थी, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसके हो जाएंगे डी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। तो राजकीय स्वीकृति जो है ये 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुआ था। भारत के विभाजन का बकलन प्लान यानी बकलन प्लान उपज था। तो बकलन प्लान जो है ये किसका उपज था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था बकलन प्लान। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसीलिए सहमत हुई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे असर्शन दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकारा था। और दूसरा कह रहा है वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। तो देखिए ये जो है ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था। माउंटबेटन को क्या सुझाया था? जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो रेड क्लिफ जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्ति सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने किया था? तो रेड क्लिफ ने किया था। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो अंतिम अवसर जो है कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही समाप्त हो गया था। 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे तो आचार्य जेबी कृपलानी जो थे वो अध्यक्ष थे। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये जेबी कृपलानी ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन दिया था? तो ये दिया था अबुल कलाम आजाद ने। निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक के द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदाय के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था? तो ये लिया था डॉक्टर किचलू ने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 14 से 15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? तो ये किया था खान अब्दुल गफार खान ने। 14 से 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण किया था? तो ये किया था संविधान सभा ने।
14-15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदोस्तां हमारा जन गण मन किसने गाया था? तो ये गाया था सुचेता कृपलानी ने। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी, तो ये था गवर्नर जनरल ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे आपको लॉर्ड माउंटबेटन। देख लीजिए यहाँ पे कितने बच्चों सी राजगोपालाचारी भी समझ रहे होंगे, अभी कह रहे होंगे कि आप गलत बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल जो थे ये लॉर्ड माउंटबेटन थे 1947 से लेकर 1948 तक। और उसके बाद जो है प्रथम भारतीय गवर्नर जो बने थे ये सी राजगोपालाचारी बने थे 1948 से लेकर 1950 तक। निम्नांकित में से कौन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था ये कौन था? तो स्वतंत्र भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल जो था ये था सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो अब ये सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये होंगे सी राजगोपालाचारी। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय जो था माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो विधि मंत्री जो थे ये थे बी आर अम्बेडकर। देखिए विधि मंत्री स्वतंत्र भारत के कह रहा है तो बी आर अम्बेडकर। बिल्कुल प्रारंभ में भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का निम्नलिखित में से कौन एक सही क्रम है? तो देखिए यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और बीबी गिरी। आप इनको याद कर लीजिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन के अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया था आपको जवाहरलाल नेहरू ने और सरदार पटेल ने। तो इसके हो जाएंगे बी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि माउंटबेटन योजना जो है जून 1947 में निम्नलिखित में से किन प्रांतों में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी? तो ये किया था उपयुक्त सभी में। देखिए बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में भी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो था जेबी कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो वो था जेबी कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यह किया था जेबी कृपलानी ने। अंग्रेज द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो कौन था? जेबी कृपलानी था। अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन सा नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ था? तो यह है महात्मा गांधी। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था। देखिए इसको एक बार और देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रवाद जो है ब्रिटिश राज्य का शिशु था। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ये आर कोपलैंड का है। ब्रिटिश शासन की पहली अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। यह किसने कहा था? तो यह कहा था के एम पनिक्कर ने। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराजा था। तो भारतीय स्वतंत्रता के समय जो है अंग्रेजी महाराजा जो था यह जॉर्ज सस्टम था। और यहां से जो है भारत का संवैधानिक विकास हम लोग एक बार इसको भी देख लेते हैं। इसके जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 में पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। निम्नलिखित अधिनियम में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु
प्राविधान किया गया था। तो ये है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत किया गया था। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया था? तो देखिए यहाँ पे इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ई हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसमें आपका कुछ नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए इसका ई हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे एलिजा एमपी। एलिजा एमपी जो है ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो ये मिला था 1786 के एक्ट के तहत। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो ये है 1786 एक्ट के तहत। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 1793 में एक विनियम द्वारा जिला कलेक्ट्रेट को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। ऐसे विनियम का कारण क्या था? तो ऐसे विनियम का जो कारक था वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस जिला कलेक्टर में संकेंद्रित इतनी विस्तृत शक्ति से सतर्क हो गया था और महसूस करता था कि एक व्यक्ति में इतनी परम शक्ति का होना अनछावनीय है। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था। तो ये है 1813 में समाप्त किया गया था। देखिए 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसके तहत जो है कंपनी का भारतीय व्यापार का एकाधिकार जो है समाप्त कर दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा? ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पे जो है इसके तहत जो है भारतीय शिक्षा के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया था। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? तो ये जो है गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति ये नहीं था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कराने की संस्तुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की सिद्धांत स्वीकार किया गया था। तो यह 1853 में। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया था? तो यह है 1853 का चार्टर एक्ट। निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज यानी ICS की जो परीक्षा है ये आयोजित करने हेतु सहमत हुई थी? तो ये हुआ था 1922 में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो देखिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो ये भी बिल्कुल सही है।
तो इसके हो जाएंगे सी। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे मिलान कह रहा है, तो आइए हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नियंत्रण परिषद की स्थापना की बात कर रहा है, तो नियंत्रण परिषद की स्थापना जो है ये इससे दो से रिलेटेड हो जाएगा, यानी पीठ का भारतीय अधिनियम 1784। अगर हम लोग सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये 1773 से हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा एक। अगर ईसाई मिशनरी की हम लोग बात करते हैं, ईसाई मिशनरी की, तो इसका हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट, यानी ये हो जाएगा तीसरा। और अगर हम लोग गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 1833 यानी 4। तो 2 1 3 4 2 1 3 4 जो होगा ये इसके बी ऑप्शन हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है फिर यहाँ पे कह रहा है हमें मिलान करना है। तो देखिए अगर हम लोग चार्टर अधिनियम 1813 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा कंपनी में व्यापार, भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। तो ए का 2 हो जाएगा, तो ए का आपको 2 हो जाएगा यहाँ से, देखिए ए का 2 हो जाएगा। और अगर हम लोग बी की बात करते हैं 1773 का, तो ये है कंपनी के निदेशकों को कंपनी के प्रबंध से संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया था, तो ये हो जाएगा 4। अगर हम लोग 1858 की एक्ट की बात करते हैं तो 1858 का एक्ट जो है ये शासन का अधिकार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था, तो ये हो जाएगा 3। और इसके बाद अगर हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट की बात करते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, तो इसका हो जाएगा 1। तो इसके तहत जो है ये इसके आंसर हो जाएंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो स्थापना है ये पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 के अधीन हुआ था। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और शक्कर के व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त किया था? तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में चाय और शक्कर के स्थान पर चाय और चीन होगा, तब यह सही होगा, ठीक है वाक्य। अगर ऐसा होता है तो डी जो है ये चार्टर एक्ट जो है 1833 जो है फिर सही है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था, तो अभी हमने आपको बताया है ऊपर 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? तो ये 1834 में किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के क्राउन को स्थानांतरित किया गया था, तो ये किया गया था 1858 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स 1858 के अंतर्गत जो है ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत को सीधा शासन करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया था, तो ये है इसके केवल 2 जो है सही हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो ये है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या फिर विभागीय पद्धति के द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया था? तो ये है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुआ था? तो ये है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया था? तो यह 1892। भारत में मीडिया को नियंत्रण करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो देखिए मीडिया को नियंत्रण करने के लिए सबसे पहले 1835 में, फिर 67 में, 78 में, फिर 1908 में आया था। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1861 में।
भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला, क्या चला था? तो ये 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला था। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो यह अधिनियम है मिंटो मार्लो सुधार 1909। निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? तो यह है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है, तो यह जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैध शासन का जनक जो है यह सर लियोनिल कार्टिस को माना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है यह भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना था। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये था जॉर्ज लॉयड जॉर्ज था। प्रांतों के द्वैध शासन प्रणाली की अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया था, तो ये किया गया था 1919 के अंतर्गत लागू किया गया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये निर्दिष्ट करता है प्रांतों के प्रत्यायोजित विषयों का दो प्रभागों में विभाजन। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित थे? तो ये हैं संवैधानिक सुधार से। भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था? तो ये है केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों के अधिकारिता को। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था, तो ये आया था 1919 में। निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो देखिए असत्य कथन को हमें चुनना है। तो यह अधिनियम जो है मार्ले मिंटो सुधार था, तो ये बिल्कुल गलत है। यह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था। अधिनियम जो है केंद्रीय व प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया था, तो यह बिल्कुल सही है। 1919 का जो अधिनियम था यह वर्ष 1921 में लागू हुआ था, तो यह भी सही है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव और चेम्सफोर्ड जो थे ये वायसराय थे, तो यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे एसर्शन है और रीजन है, तो आइए हम लोग एसर्शन रीजन को देखते हैं। तो देखिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रवर्तन के साथ शासन का ढांचा और उसकी विशेषता एकात्मक और केंद्रीय रही थी, तो ये बिल्कुल गलत बात है। जो रीजन है कह रहा है कि सत्ता का एक बड़ा भाग प्रांतों को प्रायोजित किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसके हो जाएंगे डी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है यहाँ पे एसर्शन है और रीजन है, तो आइए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि द्विशासन का अर्थ प्रशासन के विषयों का दो वर्गों में विभाजन था, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का परिवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। और ये जो है ये इसका स्पष्टीकरण भी है, यानी रीजन भी है, तो ये इसके हो जाएंगे ए। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? तो ये अधिनियम जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में शामिल थे, तो ये कौन कौन सा शामिल था? तो ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक संघ का प्रावधान था, तो ये बिल्कुल सही है। और प्रांतों के स्वायत्त देना था, तो ये बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू किया था? तो ये किया था भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये है साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। यहाँ पे कह रहा है कुछ कथन दिए गए हैं, इस पे विचार करना है और कह रहा है कि कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था इसके बारे में हमें बात कर रहे हैं। तो गवर्नरों प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति माने एबोलिशन ऑफ द डायरेक्ची इन स्टेट किया था, तो ये जो है ये आपका बिल्कुल सही है। अगर हम लोग बात करते हैं गवर्नर के विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार यानी बिट्टो की शक्ति का, तो ये है स्वयं द्वारा
विधि बनाना, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया था, तो ये प्रांतीय द्वैत शासन की व्यवस्था को समाप्त किया था। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में कह रहा है कि कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे जो है प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था, बिल्कुल सही है। संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था, तो बिल्कुल सही है। ये अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी इसके हो जाएंगे 1, 2, 3। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो क्यों महत्वपूर्ण था, तो ये था भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत जो है ये यही है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सा एक वैशिष्टिक युक्ति नहीं है, तो ये है केंद्र के साथ ही 7 राज्यों का द्वैध शासन, ये नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 1935 के भारत अधिनियम के द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन के राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजी की असली मंशा क्या थी। अंग्रेजों की जो असली मंशा थी वो थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम के बारे में कहा है, तो ये कहा है 1935 अधिनियम के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है, तो ये किया गया है 1935 भारत सरकार अधिनियम के बारे में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था, तो ये किया था लखनऊ अधिवेशन 1936 में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि केंद्रीय विधानसभा का निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है, तो ये हुआ है आपको 1926 और 1945 के तहत, यानी ये ए और सी के तहत। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो है भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था, तो ये 1945 में किया गया था। गुलामी का अधिकार पत्र भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार जो है ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 अंतर्वरिष्ठ अनुदेश प्रपत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वर्ष 1950 में भारत के संविधान के किस रूप में समाविष्ट किया गया है, तो यह है राज्य के नीति के निदेशक के तत्व में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी, तो यह दिया गया था गवर्नर ऑफ जनरल को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद यानी इंडियन काउंसिल को समाप्त किया गया था, तो यह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। यह किसने कहा था, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है, बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो। अंग्रेज आ चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं, अंग्रेज जो हैं जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। तो ये उपयुक्त ये संविधान सभा के बहस में कहा था, ये किसने कहा था, तो ये कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने।
देखिए सूची 1 और सूची 2 का हमें सही सुमेलित करना है। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित है। अगर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की बात करते हैं तो ये है सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ यहीं से हुआ था, तो ये हो जाएगा 3। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं 1919 का, तो द्वैध शासन का आरंभ जो है ये यहीं से हुआ था। और इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 का, तो प्रदेशों की स्वायत्ता के लिए प्रावधान जो है ये यहीं से हुआ था, यानी 4, 3, 2, 1 बी इसके आंसर हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो ये जो ऐतिहासिक कानून नहीं था ये है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 जो है ये ऐतिहासिक कानून नहीं था। और इसी के साथ जो है आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल पे उसका इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी सेशन को शेयर किया कीजिए, ये सेशन जो है काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।